नमस्कार मित्रों, कुछ एक इतिहास में ऐसे पात्र भी हमारे सामने होते हैं जिन पात्रों के साथ हमारी वैचारिकता नहीं मेल खाती। हम बहुत सारी बातों, बहुत सारे विषयों के बारे में गांधी और गांधीवाद इनसे सहमत नहीं होते हम लोग। गांधी की जो चिंतन शैली थी, हमें उस पर भी कई बार हमारे देश में आपत्तियां उठी हैं और बहुत सारी उनके जो निर्णय हैं जीवन काल के, उन पर विवाद भी होते रहे हैं। और ये स्थिति कमोबेश जिन्ना के बारे में रही। जिन्ना को तो खैर भारत विभाजन का एक मुख्य अपराधी भी माना गया कि ये व्यक्ति, इसने अगर उस वक्त इतनी नफ़रत ना फैलाई होती तो शायद ये विभाजन कुछ समय टल जाता और कम से कम जितना खून खराबा उस काल में हुआ, जितना रक्तपात हुआ, नरसंहार हुआ, विभत्स घटनाएं घटीं, वो कम से कम उनसे तो मुक्ति काफ़ी हद तक मिल जाती। और जिन्ना को लेकर ये भी एक संयोग या दुर्योग है कि जितनी भी किताबें आईं, सभी किताबों के लेखक भी विवादों के दायरे में आ गए, इसलिए कि उन्होंने किरदार एक ऐसा चुना जो किरदार अपने परिवेश में सिवाय एक नफ़रत के और कुछ फैला नहीं पाया। और यहाँ तक कि एक बार लॉर्ड माउंटबेटन ने भी हल्के फुल्के ढंग से ये कहा था कि अगर मुझे पता होता कि इसको एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसे जिसके जिसके डायग्नोस को, जिसके निदान को गुप्त रखा जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, अगर मुझे पता होता कि ये शख्स साल 6 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं काटने वाला, तो मैं साल 6 महीने इस बात को टाल देता, ताकि आने वाले कोई और नेतृत्व के लोग इस पर खुले मन से विचार तो कर सकते थे। लेकिन जिन्ना जल्दी में भी थे। जल्दी में इसलिए थे कि वो चाहते थे, उनको पता था कि मेरी ज़िंदगी का जो दौर है वो कम है, मेरे पास सांसें कम हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। और वो चाहते थे कि अपने जीवन काल में कुछ ऐसी उपलब्धियां दर्ज कर जाएं जिनमें इतिहास में उनका नाम, अपने मुल्क के इतिहास में उनका नाम जो है हमेशा के लिए बना रहे। और यही बात है कि आज वहाँ उनको कायदे आज़म के नाम से उतना ही सम्मान मिलता है जितना हम राष्ट्रपिता के रूप में अपने बापू को देते हैं। अब मित्रों, जिस बात की ओर मैं संकेत करना चाहता हूँ, मैं इनकी विवादास्पद राजनीति का जिक्र यहाँ नहीं करूँगा। बहुत सारी असहमतियाँ हैं इन लोगों के साथ, लेकिन इन बड़े लोगों में कोई भी था जिसके साथ आपका वैमनस्य था, जिसको आप वैचारिक रूप से पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन इनकी कुछ एक बातें ऐसी होती थी जिनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। मसलन इनसे मुलाकातें 27-28 बार गांधी और जिन्ना के बीच में मुलाकातें हुई परस्पर, और दोनों ही उसी क्षेत्र काठियावाड़ के थे। जिस काठियावाड़ के गांधी थे, उसी काठियावाड़ के क्षेत्र में जिन्ना भी, उनका भी परिवार, उनके पूर्वज वहीं के थे। अर्थात ये भी कुछ इतिहासकारों ने टिप्पणी की है कि दोनों काठियावाड़ी बनियों ने पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को हिला के रख दिया था। लेकिन इसके बावजूद दोनों में कुछ ऐसे गुण थे जिनका जिक्र भी अगर हम नहीं करेंगे तो भी एक, मैं समझता हूँ कि एक अजीब सा लगेगा कि हमने जानबूझकर एक दुर्लभ प्रसंग का उल्लेख नहीं किया अपनी बातचीत में। बातचीत के दौरान एक बार जिन्ना लड़खड़ाते हुए आए और बापू ने पूछा कि क्या हुआ, आज आप कैसे चल के आए हैं? तो उसने बताया कि मेरे पाँव में कुछ तकलीफ़ है। बापू ने कहा, मुझे दिखाओ। बापू को एक वो प्राकृतिक चिकित्सा का ना एक सनक रहती थी सवार की, हर जगह मिट्टी का लेप और हर जगह प्राकृतिक चिकित्सा की बातें वो अक्सर कर दिया करते थे। और जिन्ना ने परहेज़ किया कि नहीं, मैंने जुराब पहनी हुई है, नीचे शूज़ पहने हुए हैं, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, मैं इतनी कवायद, मेरे पास वक्त नहीं है, बातचीत कर लेते हैं उसके बाद देख लेंगे। तो गांधी ने कहा, नहीं, पहले आपको अपना पाँव दिखाना पड़ेगा, और ये आपकी, जहाँ तक सॉक्स का सवाल है, मैं उतारूँगा, आपसे झुका नहीं जा रहा, आप मत झुकिएगा, आपके जूते मैं उतारूँगा, मुझे चेक करने दीजिए। और गांधी ने जिन्ना के रोकते रोकते उनकी जुराबें उतारी, उनके शूज़ उतारे, और बाद में वो देखा तो उनको लगा कि ये तो बहुत भयंकर रोग से पीड़ित है और इसलिए ये चल नहीं पा रहा। लेकिन अपनी राजनीतिक हठ धर्मिता के मद्देनज़र ये व्यक्ति बातचीत भी नहीं स्थगित करना चाहता।
तो उन्होंने कहा नहीं, हम बातचीत भी जारी रखेंगे, हम लोग मिलते भी रहेंगे, जितने भी विषय हमारे दोनों के बीच में विचारणीय है हम बातें भी करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको इलाज भी करवाना पड़ेगा और इलाज मैं करूँगा। खैर जिन्ना को बड़ी हैरत भी हुई कि ये आदमी अंदर से क्या है और बाहर से क्या है, इसकी बातों को समझ पाना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और जिन्ना अभी थोड़ी सी बातचीत करने के बाद अभी अपने घर पहुँचे नहीं थे कि पीछे पीछे गांधी का एक सेवक जो है वो एक मिट्टी के डब्बे में कुछ लेकर आया कि इसे आपने अप्लाई करना है और बापू का आदेश है कि इसे मैं यानी वो जो कारिंदा था वो स्वयं अप्लाई करे। और उन्होंने कहा क्या है, जिन्ना सनकी थे, उन्होंने कहा इसमें है क्या? कहने लगा जी बापू ने खुद एक लेप तैयार किया है और ये आपको लगाना है, और ये मैं लगाए बिना यहाँ से जाऊँगा नहीं, बापू का आदेश है। तो बापू का आदेश मानने वाले उस व्यक्ति ने जिन्ना के जूते खोले, जुराबें उतारी और लेप करने के बाद उन्होंने कहा कि 15 मिनट के लिए आप अपने पाँव ऊपर रखेंगे मेज़ पे और उसके बाद आप जो चाहे कर लें। और 15 मिनट उनके पाँव मेज़ पर टिकाने के बाद सेवक वापस लौटा। उसने बापू को बता दिया कि जो जो आपने आदेश दिए थे उनका पालन हो गया। और जिन्ना के मन में आया कि ये आदमी बाहर से कुछ है, भीतर से ये कैसे करुणा में भरा हुआ है ये आदमी, मेरी इससे कोई रग नहीं मेल खाती, वैचारिकता मेल नहीं खाती, फिर भी मेरे बारे में ये इतना आतुर कि मैं अभी घर नहीं पहुंचा और इसका बंदा दवाई लेके पहुंच गया। और अगले दिन जिन्ना को महसूस भी हुआ कि मुझे काफ़ी आराम है और मैं ठीक महसूस करता हूँ। एक दूसरी घटना इसके बरक्स, वो भी ज़रा ज़रूर दिलचस्प है, उसको बांट लेना चाहिए। अक्टूबर 1929 की बात है। तब गांधी की 60वीं वर्षगांठ देश भर में मनाई जा रही थी। और 60वीं वर्ष, उस वक्त देश तो बटा नहीं था, बंटवारा तो नहीं हुआ था, और 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर कराची में एक सार्वजनिक स्थल पर इनके कुछ श्रद्धालुओं ने, जिसमें भारतीय भी थे और हो सकता है कुछ मुस्लिम भी हों, क्योंकि ये मुस्लिम और भारतीय का जो हिसाब किताब है ये बाद में ज़्यादा गहराई से हुआ, उन लोगों ने मिलकर चंदा किया और एक ताम्र प्रतिमा गांधी की कराची के एक सार्वजनिक चौक में लगवा दी और उस पर फूल भी चढ़ाए और गांधी के बारे में कुछ दुआएं भी पढ़ी गई। जिन्होंने, जो मुस्लिम थे उन्होंने फातिहा पढ़े, उन्होंने तारीफ़ के पुल बांधे, और जो हिंदू थे उन्होंने प्रार्थनाएं की, भजन गाए, और इस तरह से वो बापू का 60वीं वर्षगांठ थी वो वहाँ पर मनाई गई। अब उसके बाद विभाजन का जब समय आया तो उस वक्त कराची में भी दंगे फैले हुए थे, और सबसे बड़ा ख़तरा ये था कि जो दंगाई हैं, जो जो चीज़ जहाँ पर भारतीय है उसको नष्ट कर देंगे, जिसका संबंध भी भारतीय से है या हिंदुत्व से है उसको सबसे पहले वो नष्ट करेंगे। जिन्ना कुदरती अपनी गाड़ी में, लंबी गाड़ी में वहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो बहुत कुछ लोग एकत्र हैं और वो हो सकता है कि ये गांधी की मूर्ति को वहाँ से वो उठाकर तोड़ दें और उसको क्षति पहुँचाने का प्रयास करें और उसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। गांधी से बहुत सारे मामलों में, लगभग सभी मामलों में मतभेद होते हुए भी जिन्ना ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को कहा कि मुझे जल्दी कोठी पे उतारो और तुम जमशेद जी भाई के पास जाओ, उनसे कहो कि किसी भी तरह से बंदे ला के इस मूर्ति को यहाँ से हटा लें और सुरक्षित स्थान पर रखें। मैं ये नहीं चाहता कि ये तोहमत मेरे सिर पे आए कि मेरे होते हुए मेरे कराची में गांधी की मूर्ति का ये हश्र हुआ। और जिन्ना ने बाद में इस बात की पूरी उस पर नज़र रखी, इस बात पे, एक गतिविधि पे अपने पीए से फ़ोन के द्वारा, कुछ संदेश वाहकों के द्वारा उसके संपर्क में रहे, और जब ये सुनिश्चित हो गया कि वहाँ से बापू की मूर्ति को हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया, जमशेद जी भाई ने अपने ही प्रांगण में, परिसर में उसको रख लिया है सुरक्षित, तब तक जिन्ना भी चैन से नहीं बैठे। अब इसे आप ये कहें कि ये गांधी के भक्त, ऐसा नहीं है, लेकिन इन बड़े लोगों में एक खासियत भी होती थी कि बेशक वैचारिकता में इनकी संकीर्णता हो, वैचारिकता में पारस्परिक विरोध हो, असहमति हो 100 मुद्दों पर, लेकिन जहाँ तक
वैयक्तिक गरिमा और कुछ एक गिने चुने मानवीय मूल्यों का सवाल आता था, वहाँ ये थोड़े से ना इंसान की इंसानियत से दूर नहीं जा पाते थे। और वो प्रतिमा 1929 वाली वो आज भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में बाकायदा सम्मान के साथ लगी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिनका उल्लेख इसलिए करना ज़रूरी होता है कि लाख हमारे मनों में मन भेद हों, मत भेद हों, हमें बेसिक जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य, इनको कभी न कभी इन पर विचार कर लेना चाहिए, इन्हें कभी न कभी संजो कर रख लेना चाहिए। धन्यवाद।